morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of biochemistry, I will deliver my talk on protein classification and its main functions. प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, बायोकेमिस्ट्री की आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में प्रोटीन का सिंपल क्लासिफिकेशन और इसके द्वारा संपादित मुख्य कार्य उस पर मैं चर्चा करूंगा। प्रोटीन की डिटेल स्ट्रक्चर पे मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल स्ट्रक्चर का एक अलग वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें आपके कोर्स के हिसाब से जैसे क्रिएटिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिल्क फाइबर की कैसी होती है, वो ऊन की कैसी स्ट्रक्चर होती है, मछलियों में जो स्केल होते हैं, सल्क होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। तो स्ट्रक्चरल का एक अलग से एक व्याख्यान बनेगा, एमिनो एसिड पे एक अलग व्याख्यान बनेगा, प्रोटीन के क्लासिफिकेशन पे व्याख्यान बनेगा, प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन पे बनेगा, क्योंकि प्रोटीन्स में जो सिमेट्री है, इसकी जो ज्योमेट्री है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें 4 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं, प्राइमरी टाइप का, सेकेंडरी टाइप का, टर्सरी टाइप का, क्वाटरनरी टाइप का। रामचंद्रन प्लॉट जैसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, एमएससी के एग्ज़ाम में आता है, उस पर भी एक अलग से एक छोटा वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा। बट टुडे आई विल डिस्कस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन शब्द जो है, प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा के प्रोटियोज शब्द से लिया गया है। द टर्म प्रोटीन इज डेराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज विच इज प्रोटियोस, और प्रोटियोस का अर्थ होता है फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट क्लास या प्रथम श्रेणी, क्योंकि जिस भोजन में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो वो बेस्ट क्वालिटी का भोजन माना जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो वो सबसे घटिया क्वालिटी का भोजन माना जाता है। लेकिन वेजिटेरियन जो डाइट होती है उनमें जनरली कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। लेकिन जो नॉन वेज जो डाइट होती है, मांसाहारी जो ये जो डाइट होती है, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। प्रोटीन शब्द जो है ये सबसे पहले बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। द टर्म प्रोटीन वाज प्रपोज्ड बाय ए साइंटिस्ट, हिज नेम वाज बर्जीलियस। अब इनके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है प्रोटीन्स के, उसमें कार्बन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, इसके अलावा नाइट्रोजन, ये प्रोटीन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इसके अलावा इसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है, सल्फर प्रेजेंट होती है, आयरन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और भी मेटल है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, वो डिपेंड करता है ये कौन सी वैरायटी का प्रोटीन है, इस प्रोटीन का क्या फंक्शंस है। सो प्रोटीन्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयरन। अब इन प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे, इनकी स्ट्रक्चर की बेसिस पे, इनकी शेप और साइज की बेसिस पे, केमिकल मेकअप की बेसिस पे इनको मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप और 3 मेन डिवीजन। पहली जो टाइप है वो इसमें होती है सिंपल प्रोटीन या सामान्य प्रोटीन्स। सेकंड जो टाइप है ये होती है कॉन्जुगेट प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या जटिल प्रोटीन। और तीसरी जो कैटेगरी है ये होती है डेराइव्ड प्रोटीन्स या व्युत्पन्न प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को 3 मेन श्रेणी के अंदर क्लासिफाई किया गया है, सिंपल प्रोटीन,
कॉन्जुगेट प्रोटीन और डेराइड प्रोटीन्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो इनकी कंपोजिशन की बेसिस पे है। सिंपल प्रोटीन जो होते हैं ये केवल एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। सिंपल प्रोटीन्स आर ओनली मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। या यूँ कहें बॉडी में जब भी सिंपल प्रोटीन का डाइजेशन होगा या इनका ब्रेकडाउन होगा तो केवल एमिनो अम्लों की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ कॉन्जुगेट प्रोटीन्स जो होते हैं इसमें प्रोटीन तो है ही, प्रोटीन के अलावा इसमें अदर फैक्टर्स भी होते हैं, अदर कंपोजिशन भी होते हैं। अब ये जो अन्य जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी बेसिस पे इनका फिर क्लासिफिकेशन होता है। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड है। म्यूकोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट है। क्रोमोप्रोटीन, ये पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ी है। मेटाप्रोटीन में कोई न कोई धातु होता है, मेटल होता है। और फ्लेवोप्रोटीन्स में कोएंजाइम्स जुड़े होते हैं, FAD, FMN। और फॉस्फोप्रोटीन जो होता है इसके अंदर जनरली फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरेट कंटेंट होती है, वो इसके प्रेजेंट होती है। और जो डेराइड प्रोटीन जो होता है इसकी फॉर्मेशन या तो प्रोटीन के कोएगुलेशन से होती है या फिर प्रोटीन्स को जब गर्म करते हैं, डाइजेशन करते हैं तो उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी प्रोटीन और एमिनो अम्लों के बीच की जितनी भी स्टेजेज हैं वो सारी स्टेजेज डेराइड प्रोटीन्स के नाम से जानी जाती है। तो इन सभी को मैं एक एक करके ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर जैसे ड्रॉ कर लिया है पहले ही। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिंपल प्रोटीन्स या सामान्य प्रोटीन्स। अब सामान्य प्रोटीन्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, क्योंकि प्रोटीन में 4 तरह का विन्यास जैसे पाया जाता है। प्रोटीन में प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि सिंपल होता है। बॉडी में जब भी राइबोसोम से सबसे पहले जो प्रोटीन की सीक्वेंस बनती है, पेप्टाइड की सीक्वेंस बनती है, वो प्राइमरी टाइप की होती है। अब ये प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन फिर हेलिकल स्ट्रक्चर में या प्लेटेड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशंस कहलाती है। टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, प्रोटीन स्फेरिकल हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। और टर्सरी बाद में चतुष्क विन्यास जो होता है वो और भी ज़्यादा जटिल है। उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी रहती है और उनकी बॉन्डिंग से इनकी फॉर्मेशन होती है। और हर स्टेज पे अलग अलग तरह के बॉन्ड्स बनते जाएंगे। प्राथमिक विन्यास है तो उसमें एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा कनेक्टेड है। प्राइमरी जब सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा तो उसमें हेलिक्स बनती है या बीटा प्लीट बनती है। उस केस में इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन जब बनेगा तब इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं, आयनिक बॉन्ड बन जाते हैं, मॉलिक्यूल है वो स्फेरिकल हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। तो जितने भी फाइब्रस नेचर के जो प्रोटीन्स होंगे, यानी जो फिलामेंट की तरह होते हैं, रेखीय प्रकार के होते हैं, उनमें जनरली सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। और जितने भी ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन्स हैं या एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं उनमें हमेशा टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन पाई जाता है और दिखने में वो स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं। गोलाकार होने से उनकी सरफेस एरिया जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सिंपल प्रोटीन जो है ये भी 2 मेन सब टाइप में डिवाइड होता है। एक तो फाइब्रस प्रोटीन या तंतुमय प्रोटीन्स और दूसरा डेराइड प्रोटीन्स एज फाइब्रस प्रोटीन, सॉरी ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, गोलाकार। फाइब्रस प्रोटीन सेकेंड इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब यहाँ पर फाइब्रस प्रोटीन जो होता है इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन या तो प्राइमरी मिलेगा या सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं इसके अंदर टर्सरी टाइप का कॉन्फ़िगरेशंस मिलता है। तो रेखीय प्रोटीन्स में, तंतुमय प्रोटीन्स में प्राथमिक विन्यास है या द्वितीयक विन्यास है, और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं इसके अंदर टर्सरी कॉन्फ़िगरेशंस मिलता है। अब
फाइब्रस प्रोटीन के जो मेन एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में जैसे कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, मायोसिन, ऑसिन, ये सभी प्रोटीन्स दिखने में तंतु में है, दिखने में फिलामेंट के जैसे हैं, धागे के जैसे हैं। अब जैसे कोलेजन जो प्रोटीन्स हैं, ये कोलेजन प्रोटीन स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, डर्मिस जो होती है, उसके अंदर ये पाया जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू में जितना ज़्यादा कोलेजन होगा वो लेदर उतना ही ज़्यादा हार्ड होता है। जैसे आपने जूते जैसे पहने होंगे, ऊँट के चमड़े के भी जूते जैसे मार्केट में मिलते हैं, गेंडे के चमड़े के भी मिलते हैं, इसके अलावा भेड़ जो होती है उसके चमड़े के भी मिलते हैं, गाय भैंसों के चमड़े के भी मिलते हैं। अब इनमें गेंडे की जो खाल है बहुत मजबूत है, ऊँट की खाल है ये भी बहुत मजबूत है। गांव में कुएं से जो पानी निकालने के जो चरस बनाते हैं, उस चरस में इन लेदर का यूज होता है। पर्स इससे बनते हैं, जैकेट इससे बनती है, जूते इससे बनते हैं। तो जितना ज़्यादा कोलेजन होगा वो लेदर उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है, उतना ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो कोलेजन प्रोटीन ये बॉडी में पाए जाने वाला सबसे अधिक प्रोटीन्स हैं, क्योंकि स्किन की सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए 6 फीट का आदमी है या बहुत बड़ा हाथी है मान लीजिए, और उस पूरे चमड़े को यदि फैलाएं हाथी के चमड़े तो इस कमरा ये पूरा कवर कर लेता है। तो कितनी कम से कम 200 स्क्वायर फीट लेदर एक मैच्योर हाथी से जैसे प्राप्त होता है। तो कोलेजन प्रोटीन्स ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कनेक्टिव टिश्यूज़ का, और जितनी ज़्यादा कोलेजन होगी वो टिश्यू उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा। इलास्टिन प्रोटीन्स, इसमें कोलेजन की अपोजिट प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। इलास्टिन से स्पष्ट है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। तो शरीर की ऐसी रचना है जिसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है, जैसे टेंडन्स है मान लीजिए, धमनी है जैसे है। इसके अलावा जो आपके जो बॉडी में कई टिश्यूज हैं, जैसे ये यूट्रस जैसे होती है, गर्भाशय जैसे फैलने की कैपेसिटी होती है, इंटेस्टाइन के अंदर फैलने की कैपेसिटी होती है, यूरिनरी ब्लैडर है जैसे। तो इलास्टिक टिश्यूज जो होते हैं, उन इलास्टिक टिश्यूज़ के अंदर ये इलास्टिन प्रोटीन्स पाई जाता है, और इनमें जो प्रत्यास्थता का जो लक्षण होता है, इलास्टिसिटी का जो लक्षण होता है, वो इस इलास्टिन प्रोटीन के कारण ही होता है। और जिस लेदर में इलास्टिन होगा वो लेदर भी उतना ही सॉफ्ट होता है। आपने मार्केट से जूते जैसे खरीदे होंगे कभी, लोकल जो जूते आते हैं बहुत सस्ते हैं, 150 रुपये 200 रुपये में मोची बनाए जो जूते हैं। लेकिन बढ़िया कंपनी के जो जूते आते हैं उनका लेदर आपने देखा वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो जनरली भेड़ की जैसे जो लेदर है बहुत सॉफ्ट है, एम्ब्रियो के जो लेदर है बहुत सॉफ्ट है। इसके पीछे रीजन क्या है? इनके अंदर इलास्टिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा है। तो इलास्टिन प्रोटीन उन रचनाओं पाया जाएगा जिसके अंदर फैलने की कैपेसिटी होती है। कई बार अपने ह्यूमन का ब्लड प्रेशर जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, उसमें धमनी यदि हार्ड हो, धमनी में यदि फैलने की कैपेसिटी नहीं हो है, तो उस केस के अंदर ब्रेन हेमरेज होता है, नसें जो होती है फट जाती है। लेकिन जो ही बीपी हाई हो जाएगा, धमनियाँ इस इलास्टिक प्रोटीन के कारण फैल जाती है, इसको वैसोडाइलेशन बोलते हैं। और धमनियाँ जब वैसोडाइलेट हो जाती है, धमनियाँ जब चौड़ी हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह आदमी का ब्लड प्रेशर जब अचानक कम हो जाता है, उसमें ये धमनियाँ सिकुड़ जाती है। धमनियों के सिकुड़ने की घटना ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जानी जाती है। कई बार आपने देखा हो घरों में, आप गार्डन में पानी जैसे छिड़क रहे हैं पाइप से, और उसमें पानी का प्रेशर जैसे कम हो गया, तो उसमें आप पाइप के आगे अंगुली लगाते हो, या पाइप को आगे से आप खींचते हो, खींचने से उसका डायमीटर कम हो गया, डायमीटर कम होने से पानी का प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। तो यही फिनोमेनन अपनी बॉडी मिलता है। जो ही बीपी कम होगा, धमनियाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, वैसा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और ब्लड का प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल इसमें केराटिन। अब केराटिन है, ये केराटिनाइज जितनी भी रचनाएं होती है,
ये भी स्किन का प्रोडक्ट है, स्किन की डेरिवेटिव्स हैं। जैसे अपने मैमल्स के केस में आप देखो, नाखून है जैसे केराटिन के बने होते हैं, बाल है, गाय भैंसों के सींग हैं, चौपाई जानवरों के खुर जो होते हैं, नखर हैं, नेल है, क्लॉज है, ये सभी केराटिन की बनी होती है। और केराटिन के अंदर सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब भी आप केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर्स को आप जलाते हो, हैं, बाल को जैसे जलाते हो, मोम को, इसको ऊन को जैसे जलाते हो, हैं, रेशम के कीड़े का रेशम जैसे जलाते हो, दोनों में अलग अलग तरह की दुर्गंध आती है, पता लग जाता है। कई बार घरों में अपन होते हैं, जलने की स्मेल आती है, घरों में बूढ़ी आती है, वो कह देती है कि पीछे मोहल्ले में प्लास्टिक कौन जला रहा है, कागज़ कौन जला रहा है, कपड़े कौन जला रहे हैं, बाल जलने की स्मेल आ रही है। तो जितने भी केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर होगी उसमें गंधक होती है, सल्फर होती है, और सल्फर के जलने की स्मेल है वो अलग तरह की होती है। तो ये केराटिन प्रोटीन जो है ये स्किन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें नाखून हो गए, नखर हो गए, बाल हो गए, सींग हो गए, हैं, खुर हो गए, हैं, स्केल्स हो गए, इनके अंदर ये रचनाएं जो है वो पाई जाती है। और इसी केराटिन के कारण ये मजबूत होते हैं, केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर है बहुत मजबूत होती है, रेजिस्टेंट होती है, वाटरप्रूफ होती है। गेंडे में जैसे सींग आपने देखा होगा, उनके स्नाउट पे जो सींग है वो एक्चुअली उसका बाल ही होता है, लेकिन बहुत हार्ड बाल होता है, केराटिनाइज्ड, हाईली केराटिनाइज्ड। मायोसिन, ये प्रोटीन भी फाइब्रस टाइप के हैं और ये मांसपेशियों में पाए जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, मसल्स के अंदर एक्टिन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मायोसिन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और मायोसिन का जो प्रोटीन है वो डबल हेडेड होता है, डबल टेल्ड होती है, और इसकी पूंछ है वो आपस के अंदर कोइल्ड रूप से आपस में गुथी होती है। तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन है, ये भी एक तरह का फाइब्रस टाइप का प्रोटीन्स हैं। और मांसपेशियों में जो कॉन्ट्रैक्टाइल की जो प्रॉपर्टी है, संकुचन की जो कैपेसिटी है, अपनी बॉडी में जितनी भी ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं उनमें एक्टिन मायोसिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आप हाथों से जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो तो बाईपेस में मांसपेशियाँ हैं वो ये मसल फाइबर है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं मसल्स के। इसके अलावा ऑसिन, ऑसिन में नाम से स्पष्ट है, ऑसिफाइट, ये प्रोटीन हड्डियों के अंदर पाया जाएगा। और शरीर में जितनी भी हड्डियां बनती है, स्केलेटन जब बनता है तो सबसे पहले वो कार्टिलेजिनस होता है, उसके अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन है। कार्टिलेजिनस रचना जब हड्डियों में कन्वर्ट होगी वो ऑसिफाइड हो जाती है, इसको ऑसिफिकेशंस बोलते हैं। और हड्डियां जब ऑसिफाइड होती है उसके अंदर ऑसिन प्रोटीन्स का उसके अंदर अकोमुलेशन हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। साथ साथ में कैल्शियम का भी निक्षेपण इसमें होता रहता है। तो बोन जो होती है बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही हार्ड होती है, और उसके अंदर ऑसिन प्रोटीन है, कैल्शियम भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं किस कैटेगरी के, फाइब्रस प्रोटीन्स के। अब सिंपल प्रोटीन की सेकंड जो टाइप है ग्लोबुलर प्रोटीन या गोलाकार प्रोटीन्स। और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं इसमें जनरली टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन, तृतीयक विन्यास पाया जाएगा। फाइब्रस में तो प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में तृतीयक विन्यास पाया जाएगा। और ये प्रोटीन आपस में इंटरडिजिटेट होके गोलाकार रचनाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, आपस में गुंथ जाते हैं। गुंथने से इनकी जो आकृति है वो स्फेरिकल हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। अब इसके जो मेन एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, प्रोटेमिन, प्रोलेमिन। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन्स होता है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन दूध में भी पाया जाता है, मिल्क में, ये अंडों के अंदर भी पाया जाता है, ये
ब्लड के सीरम में भी पाया जाता है। एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट इन द ब्लड, इन द मिल्क, इन द यॉक, लेकिन वहाँ पर इसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी जाएगी। जैसे मिल्क के अंदर जो एल्ब्यूमिन है इसको लैक्टो एल्ब्यूमिन के नाम से जाना जाएगा। अंडे में जो एल्ब्यूमिन है इसको ओवा एल्ब्यूमिन के नाम से जाना जाएगा। ब्लड के सीरम में जो एल्ब्यूमिन है इसको सीरम एल्ब्यूमिन के नाम से जाना जाएगा। मॉलिक्यूल सेम है लेकिन एग्जिस्टेंस अलग अलग लोकेशंस में है, उपस्थिति अलग अलग बॉडी के अलग अलग रचनाओं में है, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी दी जाती है। एल्ब्यूमिन विच इज प्रेजेंट इन मिल्क is called as lactoalbumin. Albumin which is present in the egg is called as ova albumin, and albumin which is present in blood serum is called as serum albumin. इसके बाद में सेकंड जो प्रोटीन्स हैं दैट इज ग्लोबुलिन। ये भी गोलाकार प्रोटीन्स होते हैं और अपने शरीर में इनकी प्रचुरता होती है। बोन मैरो में ये पाए जाते हैं, लीवर के अंदर ये पाए जाते हैं। और ग्लोबुलिन जो है ये जनरली 3 तरह के जैसे होते हैं बॉडी के अंदर, अल्फा टाइप का ग्लोबुलिन, बीटा टाइप का ग्लोबुलिन और गामा टाइप का ग्लोबुलिन। इनमें गामा टाइप जो होती है ये सबसे मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है और अपने शरीर में जितनी भी एंटीबॉडीज होती है, जितनी भी प्रतिरक्षियाँ होती है, वो एंटीबॉडीज़ गामा ग्लोबुलिन से बनती है। चाहे वो एंटीबॉडी ए हो, चाहे एंटीबॉडी जी हो, चाहे एंटीबॉडी एम हो, चाहे एंटीबॉडी ई हो। और ये जो एंटीबॉडीज होती है इनको इम्यूनोग्लोबुलिन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और इनको शॉर्ट में आईजी के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज आर रिप्रेजेंटेड बाई आईजी। और ये जनरली 5 तरह की अपनी बॉडी मिलती है। आईजी जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजी ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ये इनकी किसमें इतने मोनोमेरिक यूनिट है, कितनी वैलेंसी है, उस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है इसमें सबसे ज़्यादा वैलेंसी होती है। एक आईजीएम 10 एंटीजन के साथ आपस में कंबाइन हो सकता है, उसके साथ रिएक्शंस कर सकता है, लेकिन ये पोटेंट नहीं है। सबसे शक्तिशाली जो एंटीबॉडीज है वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है, गामा टाइप की। जैसे अपने ये जो सिविल सर्विस में जैसे अपने जैसे हवलदार भी होते हैं, पुलिस भी होते हैं, इंस्पेक्टर भी होते हैं, थानेदार भी होते हैं। आप आर्मी जाओ तो वहाँ पर ब्लैक कैट कमांडो भी है, चित्ते की फुर्ती वाले। तो एक तरफ तो मोटे पेट वाला जैसे पुलिस हो गया और एक तरफ चित्ते की तरह दहाड़ने वाला फुर्तीला ब्लैक कैट कमांडो हो गया। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी जी है ये एक तरह से ब्लैक कैट कमांडो है। इसमें वैलेंसी 2 ही है, लेकिन एक्चुअल जो फाइटर है वो एंटीबॉडी जी होती है। लेकिन शरीर में सबसे पहले एंटीबॉडी एम बनेगी, क्योंकि जितने भी पैथोजेंस का, एंटीजेंस का शरीर में जो इन्वेजन है वो शरीर के बाहर से होता है और इनको बॉर्डर पे इनको रोक लिया जाता है। और फिर भी बाई चांस शरीर के अंदर ये आ गए तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है उनको न्यूट्रलाइज कर देगी, उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। हिस्टोन ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है और इसमें क्षारीय एमिनो एसिड जो होते हैं वो जनरली पाए जाते हैं। और अपनी यूकैरियोट जो होते हैं, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं मिलेगी, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती है। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स जनरली 5 तरह की है, जैसे H1, H2A, H2B, H3, H4 और RBC जो होती है इसके अंदर एक H5
हिस्टोन और पाई जाती है। H5 हिस्टोन बॉडी और कोशिकाओं में नहीं मिलेगी, ये केवल डेवलपिंग आरबीसी के अंदर ही पाई जाती है। और ये हिस्टोन डीएनए के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करती है। तो डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, उसकी भी स्टेप है पूरी। न्यूक्लियोसोम बनेगा, फाइबर्स बनेगा, है क्रोमोनीमा बनेगा, क्रोमोनीमेटा बनेगा, क्रोमेटिड्स बनेगा, लास्ट में क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो हिस्टोन है ये एक तरह की न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं और गुणसूत्रों के अंदर ये काफ़ी मात्रा में ये पाई जाती है। प्रोटेमिन, ये भी काफ़ी न्यूट्रिटिव कैटेगरी की प्रोटीन्स हैं और जितने भी गेहूँ है, जैसे चावल है, मक्की है, इनके अंदर ये प्रोटीन्स पाई जाती है और अपनी डाइट का ये मेन पार्ट है। क्यों, गेहूँ अपन सभी खाते हैं, मक्की अपन खाते हैं, जौ अपन खाते हैं, तो इनके आटे में ये जो प्रोटीन्स हैं वो इस नेचर की होती है। और प्रोलेमिन, ये भी काफ़ी न्यूट्रिटिव प्रोटीन्स हैं और ये फूड ग्रेन्स में पाई जाती है, जौ के आटे के अंदर पाई जाती है, जिया मेज में ये पाई जाती है। क्योंकि जो शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं वो मीट, मछली, अंडे नहीं खाते हैं, वो तो खाद्य नहीं खाते हैं, गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, मक्की खा रहे हैं, जौ का आटा खा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर भी ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। तो ये प्रोटीन का पहला ग्रुप, दैट इज़ सिंपल प्रोटीन्स या सामान्य प्रोटीन्स। और सामान्य प्रोटीन का जब भी डाइजेशन होगा उससे केवल एमिनो अम्लों की ही प्राप्ति होती है, या यो कह सकते हैं कि सिंपल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली एमिनो एसिड्स। अब चलते हैं इसका सेकंड ग्रुप, दैट इज कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। और कॉन्जुगेट प्रोटीन्स में क्या होगा, इसके अंदर प्रोटीन तो है ही, लेकिन प्रोटीन के अलावा इसमें अन्य मॉलिक्यूल या अन्य कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं। अब ये अन्य कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, पिगमेंट भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकती है, कोई मेटल भी हो सकता है, कोएंजाइम भी हो सकते हैं, फॉस्फोरस कंटेनिंग मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। उसकी बेसिस पे इनका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो ये इसकी मेन टाइप है, जैसे न्यूक्लियर प्रोटीन्स। अब न्यूक्लियर प्रोटीन में नाम से स्पष्ट है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन के साथ जब डीएनए जुड़ जाता है उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है और मेनली यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन होगी, न्यूक्लिक एसिड प्लस हिस्टोन इक्वल टू न्यूक्लियो हिस्टोन या न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो न्यूक्लिक एसिड के साथ जब कोई प्रोटीन अटैच हो जाती है वो प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। सेकेंड टाइप इज म्यूकोप्रोटीन्स। म्यूकोप्रोटीन्स में क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो इसके अंदर वेरिएबल टाइप की होती है और म्यूकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 4% से ज़्यादा होती है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 4% से ज़्यादा होगी। तो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट यदि 4% से ज़्यादा हो तब इसको म्यूकोप्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। और जनरली ये म्यूकस जो होता है, अपनी बॉडी म्यूकस जो स्रावित होता है, स्लेस्मा जो स्रावित होता है, उसके अंदर ये प्रोटीन सामान्य रूप से पाया जाता है। तीसरी टाइप है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन में भी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है, लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 4% से कम होती है। इन दोनों बेसिक डिफरेंस ये है, म्यूकोप्रोटीन इसमें भी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोप्रोटीन में भी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन म्यूकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रतिशतता 4 से ज़्यादा होती है और ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज 4 से कम होती है। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन के मुख्य जो एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर जैसे प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन।
अब ये प्रोटीन नाम से स्पष्ट है कि ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन, ये म्यूसिन के अंदर पाए जाते हैं। म्यूको ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज 4 से कम है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस है 4 से ज़्यादा है। तो म्यूकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन में बेसिक जो डिफरेंस है वो कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशतता का है। इफ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज मोर देन 4% देन इट इज called as mucoprotein, and when percentage of carbohydrate is less than 4% then it is referred as glycoprotein. नेक्स्ट टाइप है इसमें क्रोमोप्रोटीन्स। अब क्रोमो में नाम से स्पष्ट है पिगमेंट। अपने बॉडी में कई तरह के ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल है जिनको पिगमेंटेड मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल वैलेंसी होती है, परिवर्तनशील संयोजकताएं पाई जाती है। ऑक्सीजन कैरियर के रूप में वो बेस्ट मेटल के रूप में काम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे हीमोग्लोबिन काफ़ी पॉपुलर मॉलिक्यूल है, अपनी बॉडी में भी पाई जाता है और हीमोग्लोबिन कई तरह का है। एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में हीमोग्लोबिन अलग तरह का होगा, इन्फेंट में हीमोग्लोबिन अलग तरह का होगा, अडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन अलग तरह का होगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाए हीमोग्लोबिन अलग तरह का होगा, अफ्रीकन कबीले के जो लोग हैं उसमें अलग तरह का हीमोग्लोबिन है, गोवर टाइप का हीमोग्लोबिन है। और हर हीमोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती है वो अलग अलग होती है। अल्फा पॉलीपेप्टाइड हो सकती है, बीटा हो सकती है, गामा हो सकती है, एप्सिलॉन टाइप की हो सकती है। अब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अलग तरह का हीमोग्लोबिन है, HbF बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन फीटस। और जब ये हीमोग्लोबिन फीटस अडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है तो एक पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसिस करने वाले जीन हैं उनका स्विच ऑफ हो जाता है और नई श्रृंखला को सिंथेसिस करने वाले पॉलीपेप्टाइड का जीन स्विच ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर स्विच ऑन स्विच ऑफ का फिनोमेनन ये चलता रहता है। लेकिन जनरली अल्फा पॉलीपेप्टाइड है, बीटा पॉलीपेप्टाइड है, गामा पॉलीपेप्टाइड है, एप्सिलॉन पॉलीपेप्टाइड है, उनकी बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। हीमोसाइनिन, इसके अंदर जो मेटल है ये आयरन होता है। हीमोसाइनिन ये जनरली आर्थ्रोपोडा में, इंसेक्ट्स में, कीटों में जो हीमोलिम्फ होता है उसके अंदर ये हीमोसाइनिन पाया जाता है, नीले रंग का होता है और इसमें जो मेटल है वो कॉपर है, आयरन नहीं है। कॉपर होने के कारण इसका जो कलरेशन है वो नीले रंग का होता है, ब्लूइश कलर का होता है। इरिथ्रोक्रोरिन ये एनालिडा के सदस्यों में पाया जाएगा, जैसे ओलिगोकीटा के जो एनिमल्स हैं। हीमोइरिथ्रिन ये भी एनालिडा के सदस्यों में पाया जाता है और इसके अंदर भी मेटल जो होता है आयरन ही होता है। इसमें आयरन है, इसमें कॉपर है, इसमें भी आयरन है, हीमोइरिथ्रिन में भी आयरन है और कलरेशन की वजह से इनको क्रोमोप्रोटीन्स का नाम दिया है। नेक्स्ट टाइप इज लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन में नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रोटीन के साथ लिपिड के मॉलिक्यूल अटैच है। प्रोटीन प्लस लिपिड इक्वल टू लिपोप्रोटीन्स और ये मॉलिक्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन मॉलिक्यूल्स का काफ़ी यूज होता है। मेटलोप्रोटीन्स इसमें भी नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रोटीन के साथ कोई न कोई मेटल होगा और ये मेटल आयरन के रूप में हो सकता है, कॉपर के रूप में हो सकता है, जिंक के रूप में हो सकता है। और मेटलोप्रोटीन जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उपापचय क्रियाएं होती है, उन सब में इन मेटलोप्रोटीन्स का यूज होता है।
फ्लेवो प्रोटीन, फ्लेवो नाम से स्पष्ट है, इसमें फ्लेवो यानी कोएंजाइम्स, जैसे एफएडी, फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएमएन, फ्लेविन, मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो कई बार प्रोटीन के साथ कोएंजाइम भी जुड़े रहते हैं। तो यहां पर कोएंजाइम है, ये प्रोस्थेटिक समूह के रूप में, और फ्लेविन कोएंजाइम जुड़ने के कारण इन प्रोटीन्स को फ्लेवोप्रोटीन्स का नाम दिया जाता है। और इसके मेन एंजाइम है कई, जैसे एसडीएच, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये मेन फ्लेवोप्रोटीन्स हैं। डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, ये भी फ्लेवोप्रोटीन का बेस्ट एंजाइम है। जेंथाइन ऑक्सीडेज, ये भी फ्लेवोप्रोटीन का बेस्ट एंजाइम है। तो जितने भी फ्लेवोप्रोटीन्स होंगे उनमें प्रोटीन के साथ कोएंजाइम और जुड़े रहते हैं, और कोएंजाइम एफएडी के रूप में हो सकते हैं, एफएमएन के रूप में हो सकते हैं। और लास्ट इसकी मेन टाइप है, दैट इज फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन में क्लियर है, इसमें प्रोटीन के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ होगा या फॉस्फोरस कंटेनिंग कोई भी मॉलिक्यूल इसके अंदर हो सकता है। और फॉस्फोप्रोटीन के दो मेन मॉलिक्यूल यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, एक तो विटेलिन है, एक कैसीन है। विटेलिन जो होता है ये अंडों के अंदर पाया जाता है, यॉक के अंदर पाया जाता है। कैसीन जो होता है ये मिल्क के अंदर पाया जाता है। इसलिए छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट, उनमें देखा होगा मिल्क पीते यदि वो उल्टी करते हैं तो हाथों हाथ दही बन जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों के आमाशय में रेनिन एंजाइम होता है, और ये रेनिन एंजाइम इस कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अडल्ट आदमी यदि वोमिटिंग करता है तो उसमें दही नहीं निकलेगा, उसमें दूध ही निकलता है। इसलिए रेनिन को कई बार कर्डिंग एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसीन जो प्रोटीन है ये दूध के अंदर मेनली मिलेगा। विटेलिन है, ये अंडों के योग जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके अंदर ही मिलता है। तो ये इसकी सेकंड मेन टाइप, दैट इज कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। अब तीसरी जो टाइप है इसमें, दैट इज डेराइव्ड प्रोटीन्स या व्युत्पन्न प्रोटीन्स। डेराइव्ड प्रोटीन जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन्स, एक होते हैं सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन्स। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन जो होते हैं इनका निर्माण या तो प्रोटीन को गर्म करने से होगा, या प्रोटीन को स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड, वीक बेस के साथ केमिकल रिएक्शंस कराने पर इनकी फॉर्मेशन होती है। जबकि सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन जो होते हैं इसका निर्माण प्रोटीन के पाचन के दौरान होता है। तो कई बार आपने देखा होगा, घरों में अपन दूध गर्म करते हैं। अब दूध गर्म करने का गांव में हिसाब क्या होता है? मंदी आंच में गर्म करो। तो पुराने जो ट्रेडिशनल घर होते हैं उसमें एक पूरिया होता है या चूल्हा होता है, तो उसमें भी एक लो निकलने का एक छोटा सा उसके अंदर फनल शेप गड्ढा है, वो कैविटी उसके अंदर होती है। उस पर बटलिए को दूध में रख के, दूध से भर के उस पर रख देते हैं और मंदी मंदी लो उसमें जाती रहती है, दूध धीरे धीरे गर्म होता है। लेकिन शहरों में जो लोग हैं उनके पास क्या, टाइम की शॉर्टेज रहती है और वो बहुत तेज आंच पे दूध को गर्म करते हैं। उस केस में जब दूध को आप गर्म करोगे तो दूध में जो प्रोटीन है वो स्कंदित हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। कई बार बोलते हैं दूध कट गया, दूध बल गया। आप एक नॉर्मल मंदी आंच में सीखे हुए दूध की आप चाय पियो, एक बहुत ज़्यादा जले दूध की आप चाय पियो, आपको दोनों चाय में स्वाद में ज़मीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो व्युत्पन्न प्रोटीन्स दो तरह के हैं, एक तो
प्राथमिक प्रकार के, एक सेकेंडरी प्रकार के। प्राथमिक प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं इनकी फॉर्मेशन गर्म करने से होती है या दुर्बल अम्लों और क्षार के साथ रिएक्शंस करने से होती है या प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ रिएक्शंस करने से होती है और इनका स्कंदन हो जाता है, एक तरह से कोएगुलेशन हो जाता है, एक तरह से जिलेटिन के समान, जेली के समान रचना होती है, वो बन जाती है। और प्राइमरी टाइप में जो मेन एग्जांपल है इसमें, जैसे प्रोटियन है, मेटाप्रोटीन। मेटाप्रोटीन मान लीजिए आप एसिड से रिएक्शंस करवा रहे हो तो इसको एसिडिक मेटाप्रोटीन्स बोलेंगे। यदि क्षार से रिएक्शंस करवा रहे हो तो इसको बेसिक मेटाप्रोटीन्स बोलेंगे। कोएगुलेटेड मेटाप्रोटीन यानी स्कंदित, ये बहुत तेज आंच में, बहुत ज़्यादा तेज टेम्परेचर पे गर्म करने पर इसकी फॉर्मेशन होती है। तो प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन्स हैं वो 3 प्रकार के होंगे, प्रोटीन के रूप में, मेटाप्रोटीन्स के रूप में और स्कंदित प्रोटीन्स के रूप में। जबकि सेकेंडरी जो प्रोटीन्स हैं, सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन्स, इसका निर्माण प्रोटीन के पाचन के दौरान होता है और प्रोटीन का जब भी डाइजेशन होगा तो लास्ट में एमिनो एसिड्स बनेंगे। प्रोटीन है वो मेन सब्सटेंस है, एमिनो एसिड है वो एंड प्रोडक्ट है। अब प्रोटीन और एमिनो अम्ल के बीच की जो स्टेजेज होती है पाचन के दौरान जो निर्मित होती है, वो सारी रचनाएं सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन्स के अंदर कंसीडर की जाती है। और इसमें मुख्य एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, जैसे प्रोटियोजेज। प्रोटियोजेज होते हैं लास्ट में पेप्टोन में कन्वर्ट होते हैं, पेप्टोन बाद में पेप्टाइड में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए बॉडी में जब भी डाइजेशन होता है तो प्रोटीन प्रोटियोज में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटियोज पेप्टोन में कन्वर्ट होते हैं, पेप्टोन है वो फिर हायर पेप्टाइड में कन्वर्ट होते हैं, ये लोअर पेप्टाइड में कन्वर्ट होते हैं, लास्ट में डाईपेप्टाइड बनता है, डाईपेप्टाइड अंत में एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। तो प्रोटीन और एमिनो अम्लों के बीच की जितनी भी स्टेजेज होगी वो सारी स्टेजेज सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। तो ये प्रोटीन की तीसरी मेन टाइप, दैट इज डेराइव्ड प्रोटीन्स। तो ये इसका मेन क्लासिफिकेशन है और इसको एक बार मैं ब्रीफ में, बहुत ही शॉर्ट में इसको मैं समराइज कर दूं। प्रोटीन्स, द टर्म प्रोटीन इज derived from Greek language. The word is proteos, which means first class, first category or first quality. Protein is made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur and iron. On the basis of constituents, structural constituents, protein is classified into three main groups: simple protein, conjugate protein and derived proteins. Simple protein are made up of only amino acids. Conjugate proteins are made up of protein plus other substance, and derived proteins are produced by reaction with acid or base, or by heating of proteins, or by digestion of proteins. Simple proteins further classified into two main types: fibrous protein and globular protein. Fibrous protein are fibrous in nature, globular proteins are globular in nature. The main example of fibrous proteins are collagen, elastin, keratin, myosin and acin. The main example of globular proteins are albumin, globulin, histone, protamine, prolamine. Likewise, these conjugate proteins divided on the basis of other constituents beside the proteins, other constituents, and it is divided into nucleoproteins, protein plus nucleic acid, mucoprotein, protein plus carbohydrate, but content of carbohydrate is more than 4%, glycoprotein, protein plus carbohydrate, but content of carbohydrate is less than 4%, chromoprotein, they are pigmented molecules like hemoglobin, hemocyanin, erythrochlorin, hemoerythrin. Lipoprotein is made up of protein plus lipid.
Metalprotein is made up of protein plus metal constituents, which may be copper, which may be iron, which may be zinc, which may be magnesium. Flavoprotein is made up of protein plus coenzymes like FAD and FMN. And phosphoproteins are made up of proteins plus phosphoric acid or phosphorus containing any molecules. And derived proteins are divided into primary derived protein and secondary derived proteins. अब लास्ट में इनके जो मेन फंक्शंस जो हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में वैसे देखें तो 34 एलिमेंट हैं, आपकी बॉडी है वो 34 तत्वों से बनी है। इसमें 12 मेजर एलिमेंट्स हैं, फिर माइनर एलिमेंट्स हैं, फिर रेयर एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट्स हैं। और इन एलिमेंट्स के मिलने से आपकी बॉडी का 80% पार्ट है वो पानी के रूप में, 20% पार्ट है वो सॉलिड के रूप में, और इस सॉलिड में भी 1% कार्बोहाइड्रेट होती है, 3 to 5% फैट होती है, 13% के आसपास इसमें प्रोटीन होती है। तो अपनी बॉडी में बॉडी बिल्डर जो मॉलिक्यूल हैं वो प्रोटीन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइडर है। लिपिड जो है ये शॉक अब्जॉर्बर है। और प्रोटीन बॉडी में सैकड़ों तरह के फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है। इनके फंक्शंस में केवल हेडिंग के रूप में आपसे मैं शेयर करूंगा। प्रोटीन जो है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है। इट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। क्यों प्लाज्मा झिल्ली की यदि अपन चर्चा करें तो प्लाज्मा झिल्ली लिपोप्रोटीन्स की बनी है, और जितने भी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या और कोई साइटोमेम्ब्रेन्स है, उनमें लिपिड के साथ साथ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाएंगे। ये प्रोटीन अलग अलग तरह के होते हैं। अपनी बॉडी में कम से कम 1 लाख तरह के प्रोटीन्स हैं, और पूरे एनिमल किंगडम में आप देखो तो 10 की घात 15 से 10 की घात 16 तक के अलग अलग वैरायटी के प्रोटीन्स, सबका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट, सबके अलग अलग फंक्शंस। तो प्रोटीन जो है ये बॉडी का मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। प्रोटीन एक बेस्ट फूड स्टफ भी है कि अपन जो भी भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन्स भी होती है, वसा भी होता है, पानी भी होता है, मिनरल्स भी होता है। तो प्रोटीन है ये बेस्ट क्वालिटी का फूड है। इसके अलावा शरीर में जितने भी एंजाइम्स होंगे ये सारे एंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होंगे। और अपनी बॉडी में लगभग 40 तरह की उपापचयी रिएक्शंस होती है। बॉडी की पूरी मेटा रिएक्शंस को आप कागज़ में लिखो तो कम से कम आपको 20 बाई 20 मीटर का कागज़ चाहिए, उसमें सारी मेटा रिएक्शंस हैं वो लिखी जाती है। और जितनी भी मेटा रिएक्शंस हैं वो क्रेब्स साइकिल में जाके समाप्त होती है। इसलिए क्रेब्स साइकिल को कई बार मेटाबॉलिज्म का शमशान घाट भी बोलते हैं। आप चाहे कार्बोहाइड्रेट खा लो, चाहे प्रोटीन्स खा लो, चाहे लिपिड खा लो, चाहे न्यूक्लिक एसिड्स खा लो, कुछ भी खा लो, सारे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके, हाइड्रोलाइज होके अंत में क्रेब्स साइकिल में जाके वो समाप्त होते हैं। हाँ, बॉडी में जो हार्मोन्स हैं ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। और हार्मोन्स में भी कौन से? बॉडी में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी हैं जो एक्टोडर्म से बनती है, कुछ मेसोडर्म से बनती है, कुछ एंडोडर्म से बनती है। जो ग्लैंड से एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनती है उनके द्वारा स्रावित हार्मोन प्रोटीन नेचर के होंगे या ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होंगे। जो ग्रंथियां मेसोडर्म से बनती है उनके द्वारा स्रावित हार्मोन स्टीरॉयड नेचर के होंगे या फैट सोल्यूबल होंगे। प्रोटीनेस नेचर हैं तो वो वाटर सोल्यूबल्स हैं। इसलिए बॉडी में ग्लैंड्स जो होती है, एक्टोडर्मल ग्लैंड्स और एंडोडर्मल ग्लैंड्स, इनके द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन्स वो जनरली प्रोटीन नेचर के ही होते हैं। ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है, ये मॉलिक्यूल अपन यहाँ डिस्कस किए हैं। शरीर से सुरक्षा करती है, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज, जो शरीर में प्रतिरक्षाएं बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती है, इम्यूनोग्लोबिन बनती है,
और बाहर से जो भी पैथोजन का इन्फेक्शन होता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन को रोकने में इन एंटीबॉडीज़ का यूज है वो किया जाता है। शरीर की ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा रोल है। यदि आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर हो रहा है तो आपकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होगी। तो कई बार बच्चे देखेंगे जो हेल्दी डाइट लेते हैं, अच्छी फैमिली से होते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। जो बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनको प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता है, माल न्यूट्रिशन होता है, उनकी बॉडी की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। तो शरीर की वृद्धि जो होती है, ग्रोथ, उसके अंदर इनका रोल होता है। बॉडी की रिपेयरिंग में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, क्यों शरीर में अपने टूट फूट निरंतर होती रहती है, और रिपेयरिंग का जो कार्य है, रीजनरेशन का जो कार्य है, इसमें प्रोटीन्स का काफ़ी रोल है। आँखों में पिगमेंट जो होते हैं, जैसे रोडोप्सिन, तो रोडोप्सिन पिगमेंट है, ये भी प्रोटीन नेचर का होता है। अपने स्किन में जो मेलानिन वर्णक जो होता है, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, इस मेलानिन का संश्लेषण टायरोसिन एमिनो एसिड से होता है, और मेलानिन है ये भी एक तरह का प्रोटेक्टिव जो है प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में जो फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड कोएगुलेशन में, तो रक्त के स्कंदन में इन प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और कोशिका में जो सूक्ष्म नलिकाएं जो होती है, माइक्रोट्यूबुल्स जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें जैसे आपके जो सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम है, सीलिया है, फ्लैजिला है, इनके अंदर छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी होती है। तो माइक्रोट्यूबुल की फॉर्मेशन प्रोटीन्स के द्वारा होती है। और इसके अलावा सैकड़ों तरह के फंक्शंस, बॉडी में ऐसा कोई भी फंक्शंस नहीं है जो प्रोटीन्स के द्वारा परफॉर्म हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये एनर्जी प्रोवाइडर तो है ही, इसके साथ साथ ये बॉडी बिल्डर भी है। यदि आपको मसल मैन बनना है, आपको यदि बॉडी बनानी है, आपको यदि मिस्टर यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भाग लेना है, तो आपको मांसाहारी डाइट लेनी पड़ेगी। आपको आलू गोभी खा के आप अपनी बॉडी नहीं बना सकते। ठीक, आप पेट भर सकते हो, और इंडियंस की ये खास बात है कि उनको भोजन पेट भरने के लिए चाहिए, बॉडी बनाने के लिए नहीं चाहिए। क्योंकि पावर्टी, इतना बड़ा कंट्री है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। यहाँ पर गरीब और अमीर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो बॉडी बनानी है तो आप प्रोटीन खाइए, पेट भरना है तो कार्बोहाइड्रेट खाइए। तो हर प्रोडक्ट का अपना अपना वैल्यू है। कार्बोहाइड्रेट अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोटीन की अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, लिपिड के अपने अलग लक्षण हैं। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। अब इसमें जो विन्यास होता है, उस विन्यास पे मैं आपसे अलग से चर्चा करूँगा। रामचंद्रन प्लॉट पे अलग से चर्चा करूँगा। एमिनो एसिड पे अलग से एक छोटा व्याख्यान बनेगा, और आशा करता हूँ आपके ये व्याख्यान समझ में आया होगा। और एक बार अंत में मैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू very much.